हम लोग चैप्टर 9 और 10 रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स जो है पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो फिर भी हम लोग बिना किए हुए भी हम लोग इसको आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए कैसे इसको करते हैं हम लोग। मतलब इसका मतलब ये है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में ये बताया जाता है चैप्टर 9 में कि जो लाइट है वो जो है वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है, ठीक है, रेज की तरह बिहेव करता है, ठीक, समझ गए। और चैप्टर 10 जो है वेव ऑप्टिक्स, उसमें ये बताया जाता है लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह नहीं वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उस तरह से ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, ठीक है। तो जब रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स एक दूसरे में मतलब कि कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो कई सारे साइंटिस्ट जो बड़े बड़े लोग थे उन लोगों का ये है ना, उनको ये कंफ्यूजन थी कि एक्चुअली में लाइट रेज को हम लोग जो है मतलब किस फॉर्म में माने, पार्टिकल माने कि वेव माने, ठीक है। तो इस चैप्टर में उसका जो है खुलासा कर दिया गया है, उसको जो है क्लियर कट करके बताया गया है कि लाइट जो है मैटर की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है, मीन्स पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, और वेव के फॉर्म में भी बिहेव करता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, डुअल नेचर, ठीक है। तो लाइट इज assumed to be as of dual nature, ठीक है। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ओके। तो इसके बारे में मतलब कि डिटेल से इंफॉर्मेशन के लिए जो है, ठीक है, कई सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने जो है इसमें अपना कदम रखा और बहुत ज़्यादा कोशिश किया डिस्कवरी करने की। तो हमने पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस देखे थे, याद है, जो चैप्टर 8 था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो वो इक्वेशंस और हर्ट्ज के जो एक्सपेरिमेंट्स थे ऑन जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन 1887 स्ट्रांगली एस्टेब्लिश्ड द वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, समझ गए। तो मैक्सवेल ने जो है लाइट को वेव के फॉर्म में सजेस्ट किया, ठीक है। लेकिन उसी टाइम में एट द एंड ऑफ 19th century experimental investigations on conduction of electricity electric discharge through gases at low pressure in a discharge tube led to many historic discoveries, means discovery of x-rays, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जिससे कि हम लोगों को है ना 19th सेंचुरी में एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता चला, ठीक है। और वहां पर क्या किया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में जो है कुछ गैसेस वैसेस को लो प्रेशर पे जो है 0.001 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे जो है उसमें स्पार्किंग दिया, करंट फ्लो कराया, उससे कुछ गैसेस वगैरह निकली, ठीक है। तो उसमें फ्लोरेसेंट ग्लो अपीयर हुआ, ठीक है। और तो इसी सब से जो है उन लोगों ने मतलब जो है रेडिएशंस जितने भी निकलते थे गैसेस के अंदर में डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में, तो कई सारी डिस्कवरीज उसी के बेस पे हुई थी, ठीक है। कैथोड रेज का निकलना, कैथोड रेज आपको मालूम होगा नेगेटिव रेज होता है, जिससे कि है ना जे थॉमसन ने जिसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था, ठीक है। तो यही सब बातें इसमें जो लिखी हुई है यहाँ पर जो है ये पैराग्राफ में आपको पूरे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो आई थिंक कि यहाँ से यहाँ भी आपको एक बार बस खाली रीड कर लेना है, समझ में आया तो ठीक है, बस हिस्ट्री वगैरह बताया हुआ है, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। चार्जेस क्वांटाइज्ड वगैरह सब जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ई बाय एम रेशियो के बारे में पूरा पैराग्राफ में बताया हुआ है, ठीक है। तो इस बात को हम लोग स्किप करके हम लोग निकलते हैं कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन एमिशन, जहाँ से हमारा जो है टॉपिक, मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इलेक्ट्रॉन एमिशन है, ठीक है, आप इसका मतलब क्या समझते हैं कि हम लोग जानते हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को, कोई भी एक जो मेटल होता है, ठीक है, एनी मेटल, ये मान लीजिए एक मेटल का सरफेस है, ठीक, हम लोग जानते हैं इस मेटल के सरफेस के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है या नहीं होता है, क्योंकि मेटल जो है होता है। कंडक्टर है, कंडक्टर जो है एटम्स से मिलके बना हुआ है, एटम्स के पास में इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री है,
यानी वैलेंस शेल में है, ठीक है। तो अब जब फ्री है तो ये यहाँ से इसको बाहर निकलने में क्या परेशानी है, क्यों नहीं निकल सकता है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो एटम से मतलब मेटल के सरफेस से थोड़ा सा बाहर भी जा सकता है, ठीक है। आप लोगों ने ये जो एंटायर चैप्टर आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, ये इस चैप्टर में हम लोग मेनली बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एमिशन सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, ठीक है। आइंस्टाइन की जो आइंस्टाइन की जो आइंस्टाइन इक्वेशंस है, ठीक है, ये सब आपने पढ़ रखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो उसी के बारे में हम लोग खाली बस डिस्कस कर रहे हैं। चलिए बताइए, एक कोई भी मेटल का सरफेस, ये जो है इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं निकल सकता है? कोई भी बताइए। ठीक है अनुराग, आप बताइए, क्या ऐसी मुसीबत है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है? बताइए। हम्म। पता नहीं सर। ओके, ठीक है, वेरी गुड। और कोई बता सकते हैं? मैं बस इतना पूछ रहा हूँ, जैसे आपके पास में अभी कोई मेटल का कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे आयरन का है, ठीक है। तो आयरन के पास में जैसे आपके पास आसपास में आयरन के रॉड होंगे या फिर विंडोज वगैरह में जो होते हैं, तो उस मेटल का बना हुआ होता है, ठीक है। या रिंग्स वगैरह आप लोग पहनते हैं, उसमें भी मेटल होता है, आयरन का या गोल्ड का या सिल्वर का। तो उसमें फिर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं? इतना सबको पता है, नहीं छोड़ सकते हैं। कारण क्या है नहीं छोड़ने का? अपने सरफेस को क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? बोलिए, इलेक्ट्रॉन को एमिट क्यों नहीं कर सकते? सर सर क्योंकि सरफेस में पॉजिटिव चार्ज होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जाने के लिए होगा तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्टिव फोर्स के कारण। अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। अच्छा, ये कहाँ पे तुमको पता चला कि सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होता है? कौन बताया सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज? मैं तो अभी बोल रहा हूँ सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है? कॉमन सेंस है, देखो। नेगेटिव। देखो, सर मेटल है, ठीक। अब मेटल बना हुआ किससे है? एटम्स से, मतलब, ठीक है। तो मतलब ये कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर है तो एटम से, एटम के अंदर में न्यूक्लियस अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। इसी तरह से तो ढेर सारे वो होंगे, एटम्स होंगे जिससे मिलके ये मेटल बना है। हम्म। तो अब सोचने वाली बात है कि इसमें जितने भी मेटल में जितने भी आपके क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सिर्फ बाहर रहेंगे। जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है ना, वो बाहर थोड़ी होता है। तो ये तो न्यूक्लियस में होगा, तो बाहर कौन होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज तो बाहर होगा नहीं। समझ में आई बात? तो इलेक्ट्रॉन्स होता है मेटल के सरफेस पे, ठीक है। तो आपने बोला सही है, थोड़ा सा गलती किया है, उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। देखिए क्या होता है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो है अपने मेटल के सरफेस को छोड़ना चाहेगा, तो जैसे ही ये छोड़ना चाहेगा तो अब जो है नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पर क्या छोड़ के जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ में? जब इलेक्ट्रॉन जहां से निकलेगा वहां पर क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज अपना अपोजिट नेचर छोड़ के जाता है, ये तो हम लोगों को मालूम है। अरे बोलो ना। यस सर। हाँ। अब जो ये मेटल का सरफेस अब क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। समझ गए? पहले से मेटल का सरफेस पॉजिटिव नहीं था। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना चाहेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना चाहेगा, वैसे ही यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ऊपर जाने की सोचा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, मीन्स इलेक्ट्रॉन को ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट कर लेगा सरफेस की तरफ। और ये प्रोसेस, ये धंधा जो है चलता रहता है हमेशा, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन बेचारा मुसीबत में फंसा रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से एस्केप आउट नहीं हो सकता। समझ गए? ठीक। तो ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द मेटल सरफेस विच एक्वायर्स पॉजिटिव नेचर, है ना। तो ये सारी बातें यहाँ से यहाँ तक में लिखी हुई है, ठीक है। आप इसको पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बेचारे को उठा के बाहर निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा। वेरी गुड। इस इलेक्ट्रॉन को एस्केप आउट होने के लिए यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ओके।
अब जो ये एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है, तो दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज, बोलिए बोलिए, आप लोग पढ़े हैं, सब याद आ रहा है वर्क कि भूल गए? फंक्शन। यस एग्जैक्टली, वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, ठीक है, ऑफ दैट मेटल, ठीक है। मीन्स क्या कह रहा है, इसकी डेफिनेशन पूरी कहाँ से है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू escape फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड इट्स वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। क्या हर एक मेटल का जो वर्क फंक्शन होगा, हर एक मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, सेम होगी या डिफरेंट होगी? सेम होगी या डिफरेंट होगी? डिफरेंट होगी। तो वर्क फंक्शन देखिए, सबसे कम जो है सीसीएम का है आपको कितना, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, वर्क फंक्शन जो है एनर्जी है, और एनर्जी को हम लोग जूल में करते हैं, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वर्क फंक्शन की जो यूनिट होती है, इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे कम जो है वर्क फंक्शन सीसीएम का होता है, और सबसे ज्यादा जो है वो प्लेटिनम का है, इस टेबल के हिसाब से। ये आपको बस ध्यान में रखना है, ठीक है, कि एक रेंज है इस तरह से, ठीक है। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको अरेंज करने के लिए मान लीजिए आ गया, तो बस एक सिंपल सा है, थोड़ा बहुत आपको दिमाग में रखना है इस चीज को, ठीक है। क्लियर? वैसे तो कभी पूछा नहीं है ये सब। तो वर्क फंक्शन इज हाईएस्ट फॉर द प्लेटिनम एंड लोएस्ट फॉर द सीसियम, ठीक। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है। उसके बाद अब ये जो हम लोग इसको जो एनर्जी सप्लाई करेंगे इस मेटल सरफेस को, ठीक है, इस मेटल सरफेस को एनर्जी जो सप्लाई करेंगे, किस किस तरीके से एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं बताएंगे आप लोग, ताकि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से अपने सरफेस को छोड़ सके। और इलेक्ट्रॉन को हम लोग इसके सरफेस से क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को करंट प्रोड्यूस कराना है, कंडक्टर बनाना है इसको, ठीक है, मीन्स करंट चाहिए हम लोगों को, ठीक। तो इस वजह से हम लोग जो है इसको इसके ऊपर दिमाग लगा रहे हैं। चलिए, तो बताइए क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि ये इसको हम एनर्जी सप्लाई करें। देखिए सीधी सी बात है, या तो हम इसको हीट कर सकते हैं, हीट करके एनर्जी दे सकते हैं, या तो लाइट पास कराएंगे इसके ऊपर में, लाइट देंगे तो भी ये एनर्जी मिलेगी इसको, और या फिर क्या हो सकता है बोलिए, या फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, हाँ या नहीं? अरे बोलो ना। यस सर। यस सर। तो यानी कि हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराने के लिए तीन तरीके अपना सकते हैं, ठीक है। या तो हम क्या करें, उसको हीट करें, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मायोनिक एमिशन। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फील्ड एमिशन। और अगर हम लोग लाइट देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। समझ गए? मीन्स अगर ये मेटल का सरफेस है, अगर हम इसको क्या करते हैं, इधर से हीट देते हैं, तो हीट देने से ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एक्वायर करेगा। ये एनर्जी कितनी एनर्जी होगी कम से कम, ये कितना कितना एनर्जी कम से कम देना पड़ेगा, बाहर से जो हीट एनर्जी हम लोग दे रहे हैं कितना देना पड़ेगा बताइए? 1.602 into 10⁻⁹ ये पगली, वो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा ना। नहीं समझे यस बात सर, को? समझ गए। उसका जो वर्क फंक्शन है, जैसे मान लीजिए सपोज कि ये लेड है पीबी, तो लेड का वर्क फंक्शन कितना है, 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर ये सरफेस लेड है तो 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी, हीट एनर्जी इसको देंगे, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो जब हीट देते हैं, तो हीट देने के बाद जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। समझ गए क्या बोलते हैं? दैट इलेक्ट्रॉन इज थर्मो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। थर्मो इलेक्ट्रॉन्स, या फिर थर्मियॉन्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सब बुक में नहीं दिया हुआ है, बट नोट्स में आपको मिल जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मियॉन्स, ठीक।
और जो प्रोसेस है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मो आयनिक एमिशन, क्योंकि हीट देने से आयंस एमिट हो रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड थर्मो आयनिक एमिशन। उसके बाद दूसरा है फील्ड एमिशन, ठीक है। तो फील्ड एमिशन में हम लोग क्या करते हैं, ये मेटल का सरफेस है, ठीक। इसमें हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से देंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हाई पोटेंशियल का, है ना, एक बैटरी लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस की एक बैटरी लगा देंगे, इस बैटरी से हम लोग क्या करेंगे, इसके वर्क फंक्शन से, मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा, है ना, एनर्जी देना है। तो इसके लिए हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दिस इज ऑफ दी एटलीस्ट 10⁸ वोल्ट पर मीटर। ये ध्यान में रखना है आपको ये चीज। यहाँ से जो बैटरी, जो हम लोग एक्सटर्नल सप्लाई से जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज इक्वल्स टू ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁸ वोल्ट पर मीटर। इससे ज्यादा अगर हम लोग एनर्जी देंगे तो यहाँ से इसके वर्क फंक्शन को क्रॉस कर देगा और आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है, समझ गए। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स का कोई स्पेशल नाम नहीं है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फील्ड एमिशन, ठीक है, समझ गए सब कोई, ठीक। यस अब सर। तीसरा प्रोसेस होता है दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो आप समझ सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या हो रहा होगा। ये मेटल का सरफेस है बेचारा, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट करेंगे, ठीक है। अब लाइट रे इंसिडेंट कराएंगे तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। अब ये इसमें भी ध्यान देना है कि लाइट रे को बाहर निकलने के लिए, यहाँ से जो लाइट रे आ रही है इसको इलेक्ट्रॉन से बाहर निकलने के लिए इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी लाइट रेज की होनी चाहिए। बाद में हम लोग चलेंगे उसके बारे में। इसकी एक कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आगे पढ़ेंगे हम लोग। उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट रे एमिट देंगे तब जाके यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का जो है एमिशन होना शुरू हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा उसका नाम होगा फोटो इलेक्ट्रॉन, उसका नाम होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। एक और प्रोसेस होता है जो हमारी बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। फोर्थ तरीका ये होता है, जब इसको थोड़ा सा आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तब पढ़ेंगे। जैसे ये मेटल का सरफेस है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाई एनर्जी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करना है, बाहर निकालना है, इसलिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ही वहां पर इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है। कैसे इलेक्ट्रॉन्स को, वेरी हाई एनर्जी यानी एनर्जेटिक होता है। ये क्या करता है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को आके, है ना, स्ट्राइक करता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट करके यानी कि बाहर निकाल के लेके चला जाता है। तो इस तरह से जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन, ठीक है, सेकेंडरी एमिशन। जैसे यहाँ 3 प्रोसेस था ना, तो चौथा प्रोसेस होता है सेकेंडरी एमिशन। और जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। याद आ रहा है, ये सब चीजें बातें आप लोग पढ़े भी होंगे शायद थोड़ा, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको, कोई दिक्कत है किसी यस को? सर। यस ठीक है। तो इसमें जो है ये देखिए जो लास्ट में आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। बाद में ये सारा चीज जो भी अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये मेटल का सरफेस है, ये क्या कर रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेज दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि लाइट है वो, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। दूसरा कंडीशन देखिए, एल्कली मेटल के अलावा है विजिबल लाइट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट दूसरा है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, बस आपको मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से जो है जाके यहाँ से निकलता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स का निकलने का प्रोसेस है, ठीक है। इसको बाद में हम लोग देखेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका
इस वाले पैराग्राफ में, हाँ ठीक है। उसके बाद हर्ट्ज की ऑब्जर्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हर्ट्ज की कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मतलब वही इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, फेनोमेनन है, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1887 बाय हर्ट्ज ड्यूरिंग हिज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंट्स। हर्ट्ज ने, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ठीक है। उसी में ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया कि हाई वोल्टेज स्पार्क्स अक्रॉस द डिटेक्टर लूप वेर इनहेंस्ड व्हेन द एमिटर प्लेट वाज इल्यूमिनेटेड बाय अल्ट्रावायलेट रेज। इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे, वही चीजें हो रही है कि किसी भी अगर मतलब एमीटर प्लेट के ऊपर में अगर क्या करते हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज देते हैं, तो उससे जो है स्पार्क्स जो है निकलता है डिटेक्टर लूप के पास से, ठीक है। और वहां से क्या बोलते हैं, स्पार्क जो है ज्यादा मतलब कि और फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को ये जो हेल्वेज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन है, इसको देखना है मेनली क्या है, ठीक है। सो दो साइंटिस्ट थे, विल्हेम हेल्वेज एंड फिलिप लेनार्ड। इन लोगों ने इन्वेस्टिगेटेड द फेनोमेनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इन डिटेल इन, है ना, 1886 टू 1902, ठीक है। तो लेनार्ड ने जो है ऑब्जर्व किया कि जब कभी भी हमने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जाने दिया एमिटर प्लेट पे, तो ठीक है, क्या हुआ, एक करंट फ्लोज इन द सर्किट, ठीक है। ये देखिए एक डायग्राम है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ अरेंजमेंट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ये जो सेटअप है, इसमें आप देखिए क्या है, ये एक पूरा मतलब एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। ये पूरा जो है, दिस इज इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, मीन्स अंदर में पूरा ये क्या है, वैक्यूम है, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक प्लेट है जिसको हम लोग पॉजिटिव प्लेट बोलते हैं, फोटो सेंसिटिव प्लेट, ठीक है, जिसको हम लोग एमीटर प्लेट बोलते हैं, सी से डिनोट किया है। और ये है आपका कलेक्टर जिसको ए से डिनोट किया है, ठीक है, समझ गए। और इसके अंदर में कुछ भी नहीं है, ठीक। और ये जो विंडो है, एक ग्लास विंडो है, क्वार्ट्ज विंडो, ये ट्रांसपेरेंट है, सो दैट यहाँ से जो है लाइट रेज इसके ऊपर में आ सके, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट लाइट रेज आए, किसके ऊपर आए, डायरेक्टली इस एमीटर प्लेट के ऊपर में पड़े, ठीक है। सो दिस इज फोटो सेंसिटिव प्लेट, क्योंकि लाइट रेज इसके ऊपर में पड़नी है, ठीक है। तो लेनार्ड ने ये देखा कि जब यहाँ से इस लाइट रेज में हम लोग अगर अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करते हैं, इसके ऊपर इंसिडेंट कराते हैं, तो इस एमीटर प्लेट से इधर की तरफ जो है, ठीक है, क्या होता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है। उसने ये देखा कि सर्किट में, जो एक्सटर्नल सर्किट है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसने जो है मतलब इसके साथ एक एक्सटर्नल सर्किट लगा दिया, और उसने ये देखा कि जैसे ही हम अल्ट्रावायलेट को स्टॉप करते हैं, तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या आपको समझ में आ रहा है कि जब हम अल्ट्रावायलेट रेज को, है ना, इंसिडेंट कराते हैं क्वार्ट्ज विंडो के थ्रू, करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब यह है कि एमीटर के पास से कुछ जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना शुरू हुआ होगा, करंट तभी तो फ्लो होगा। बात समझ में आ रही है। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो चल दिया, तो वही कह रहा है कि when ultraviolet radiations were allowed to fall on the emitter plate of an evacuated glass tube enclosing two electrodes, metal plates, current flows in the circuit, and as soon as the ultraviolet radiation were stopped, the current flow also stopped, ठीक है। आगे बात समझ में। Yes, sir. Yes. अब देखिए क्या है कि these observations indicate that when ultraviolet radiations fall on the emitter plate, electrons are ejected from it which are attracted towards the positive collector plate by the electric field, ठीक है। मीन्स इससे आपको यही, इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जब अल्ट्रावायलेट रेज आती है,
तो वहां से है ना इलेक्ट्रॉन जो है एमिटर प्लेट सी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, और जो अट्रैक्ट होता है किधर, पॉजिटिव प्लेट जो है वो ए कलेक्टर प्लेट के तरफ। ठीक है, उसके बाद फिर मतलब यही इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में करंट फ्लो होता है। ठीक है, मतलब जो इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, इस वजह से जो उसके अंदर जो सर्किट है उसके बाहर में उसमें करंट फ्लो होगा। तो यहाँ से हमको ये समझ में आ गया कि अगर हम लोग किसी भी मेटल के सरफेस पे लाइट फॉल कराते हैं तो लाइट की गिरने से एमीटर करंट जो है सॉरी सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो होता है। यानी कि आपको किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए लाइट रे की जरूरत होती है। तो एक ये एक्सपेरिमेंट देखा गया। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, हेल्वेज एंड लेनार्ड ने फोटो करंट को वेरी कराया। ठीक है, मतलब जो करंट इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे थे, तो उन लोगों ने अलग अलग तरीके से, अब ये सोचा कि ये देखा कि क्या करंट जो है, करंट फ्लो का रेट सेम है, डिफरेंट है। तो उन लोगों ने क्या किया, अलग अलग तरीके से, कभी जो लाइट रे की फ्रिक्वेंसी है उसको चेंज कर दिया, कभी जो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है उसको चेंज कर दिया, कभी कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल है उसको चेंज कर दिया। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देखा उन लोगों ने। ठीक है, और उन्हीं एक्सपेरिमेंट पे ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग को पूरा पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो अब यहाँ से ये देखिए कि एक और एक्सपेरिमेंट हुआ हेल्वेज ने 1888 में। उन्होंने क्या किया कि एक नेगेटिवली चार्ज्ड जिंक प्लेट लिया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। एक जिंक की एक प्लेट है, ठीक है, और इसके ऊपर में चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, सो दिस नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट पे इसको इलेक्ट्रोस्कोप से मतलब कि कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और फिर उन्होंने ये देखा कि इसके ऊपर, इस जिंक प्लेट के ऊपर में, ध्यान से समझिएगा, इस जिंक प्लेट के ऊपर में, ठीक है, जब अल्ट्रा वायलेट रेज को हम लोग इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो नेगेटिव चार्ज था वो लॉस्ट हो जाएगा। मीन्स ये नेगेटिव चार्ज इसकी खत्म हो जाएगी। पहला उसने ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उसने क्या किया, जब जिंक प्लेट पे इंसिडेंट रे अल्ट्रावायलेट रेज को इंसिडेंट कराया तो इसका जो है नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया। ठीक है, लॉस्ट हो गया। दूसरा, उन्होंने ये देखा कि जब अनचार्ज, अब यानी कि जब इसका चार्ज खत्म हो गया, ठीक है, लॉस्ट हो गया चार्ज, तो अब ये कैसा जिंक प्लेट बन गया, अनचार्ज जिंक प्लेट हो गया। अब इसके ऊपर में फिर से हम क्या कर रहे हैं, उन्होंने जो है क्या किया, अल्ट्रावायलेट रेज दिया। तो अब ये देखा कि अब जो ये न्यूट्रल था यानी अनचार्ज जिंक प्लेट था, अब ये पॉजिटिव बन गया। ठीक है, समझ आ रही बात, कि अब ये पॉजिटिव बन गया। ठीक है, अब ये पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट है, और फिर फर्दर अब इस पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट पे फिर से जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इंसिडेंट कराया, तो उन्होंने देखा कि और ज्यादा पॉजिटिव बन गया। ठीक है, ये जो प्लेट था जिंक प्लेट और ज्यादा पॉजिटिव बन गया। ठीक है, तो इस चीज से आप क्या समझ सकते हैं, तीनों बातें आपको समझ में आया। पहले क्या था, नेगेटिवली चार्ज था, वो अपना नेगेटिव चार्ज जो है खत्म कर दिया। दूसरा, जब वो न्यूट्रल हुआ फिर उस पर अल्ट्रावायलेट रेज दिया तो वो पॉजिटिव बन गया। अब जब पॉजिटिव था फिर से दिया तो और पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब क्या है, कैसे इसने चार्ज अपना जो है चेंज किया, तो ये चार्ज चेंज होने का रीजन क्या है, क्या सोचा होगा उन्होंने, इस चीज से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? हम्म, जय माता दी। एक बात इलेक्ट्रॉन्स बताओ, ज्यादा निकला। एक बात सिंपल सी है कि कोई भी चीज नेगेटिव था वो न्यूट्रल कैसे हो गया, कि उसके पास में नेगेटिव था यानी कि इलेक्ट्रॉन्स था। अब जब अल्ट्रावायलेट रेज लिए तो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, खत्म हो गए, तब वो न्यूट्रलाइज हो गया। नहीं समझे? तो जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज था उसके सरफेस पे वो खत्म हो गया।
अब फिर जब हम लोग उसमें और भी ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज दे रहे हैं तो और इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो जब और इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो क्या होगा, वो और पॉजिटिव होगा। ठीक है, नहीं समझे? तो इसी तरह से इससे ये समझ में आता है कि जो जिंक प्लेट था, उस जिंक प्लेट के पास में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। ठीक है, और वही नेगेटिवली चार्ज, उस समय एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम लोगों को मालूम नहीं था जिस समय ये एक्सपेरिमेंट किया था 1888 में। जो है इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने बस ये कहा कि इससे ये पता चलता है कि इसके पास, ठीक है, जो जिंक प्लेट है इसके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इतना उसको बस समझ में आया। ठीक है, क्लियर है? सो फ्रॉम दिस experiment he concluded that negatively charged particles were emitted from the zinc plate under the action of ultraviolet light। ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको यही बात समझने को मिलेगी। ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग इज, जब डिस्कवरी हुआ 1897 में, ये देखिए ये इसने कब किया था, 1888 में किया था। ठीक है, और 1897 में यानी कि लगभग 10 साल के बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, और फिर उसके बाद ये पता चल गया कि जो इंसिडेंट लाइट था अल्ट्रावायलेट, उसकी वजह से है ना इलेक्ट्रॉन जो है उसके एमीटर प्लेट के सरफेस से बाहर निकलता है। ठीक है, यानी कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था वो कुछ और नहीं था, क्या था, इलेक्ट्रॉन्स था। ठीक, समझ गए सब कोई? यस सर। सर ओके, अब फिर उन लोगों ने यहाँ तक जब कंक्लूड कर लिया तो फिर और जो है क्या किया, Hallward and Leonard also observed that when ultraviolet light fell on the emitter plate, no electrons were emitted at all when the frequency of the incident light was smaller than a certain minimum value called threshold frequency। देखिए, उन्होंने एक और बात कही यहाँ से कि ये जिंक प्लेट है, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या जो भी हो, या न्यूट्रल हो, उन्होंने क्या किया, लाइट रे जब दे रहे थे, इंसिडेंट करा रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन तो बाहर ही नहीं निकल रहा है। फिर कभी कभी निकल रहा है, कभी कभी नहीं निकल रहा है। तो उन्होंने देखा कि कभी नहीं जब निकल रहा है उस समय उन लोगों ने एक फिक्स्ड देखा कि एक कुछ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी पे जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन जो है जब मतलब लाइट की एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी से जब हम लोग अगर इंसिडेंट कराएंगे तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स एमिशन हो रहा है, एंड दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मीन्स उन लोगों ने यहाँ से ये देखा कि हर कंडीशन में हर हमेशा जो है जिंक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है, और मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चाहिए, एंड दैट फ्रीक्वेंसी वाज टर्म्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। सो दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड ऑफ द एमिटर प्लेट। यानी ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी वो फिक्स नहीं होगी, अलग अलग मेटल की अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, यानी कि अलग अलग मेटल को अलग अलग वर्क फंक्शन की जरूरत है, अलग अलग एनर्जी की जरूरत है लाइट रेज की, और अलग अलग एनर्जी के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जरूरत है। तो यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट मेटल का डिफरेंट होगा। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, कुछ नहीं समझ में आया तो बोलिए। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। नहीं है, ठीक है, ओके। सो ये देखा गया, लास्ट एक दो लाइन देख लेते हैं हम लोग। ये देखा गया कि सर्टेन मेटल्स लाइक जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सब सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट जब हम लोग देते हैं जिंक के ऊपर में, ठीक है, तो जैसे जिंक के ऊपर दिए थे तो जिंक, कैडमियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ये सब ऐसे मेटल्स थे जिनमें जब तक कि हम लोग अल्ट्रावायलेट लाइट रेज नहीं देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होगा। यानी ये सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। लेकिन
कुछ ऐसे मेटल्स जिसको हम लोग एल्कली मेटल्स बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। फर्स्ट वाले ग्रुप में जो होता है कौन सा, लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला, ठीक है। तो ये होता है ना फर्स्ट ग्रुप, हमारे लिए ना करो रब से फरेब, ठीक है। तो वो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीसियम फ्रांसियम, है ना। तो यही सब है जो एल्कली मेटल्स, ठीक है। तो ये एल्कली मेटल्स बहुत ही सेंसिटिव होते थे, ये विजिबल लाइट्स को भी, मतलब जैसे ये जो अल्कली मेटल्स है, यहाँ से विजिबल लाइट इंसिडेंट कराया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का जो है एमिशन होना शुरू हो जाता था, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है कि कौन सा मेटल जो है यूवी लाइट को परफॉर्म, मतलब कि यूवी लाइट से एमिशन देता है, कौन सा जो है विजिबल के लिए सेंसिटिव है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ इन सब से जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा लाइट की वजह से, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो तीन चीजें मोस्ट ऑफ द ईयर्स में सीबीएसई में इसी तीनों एक्सपेरिमेंट से, ये तीनों ग्राफ है, ये तीनों ग्राफ इस चैप्टर में जिसको समझ में आ गया पूरा चैप्टर समझ में आ गया है। सबसे मेन चीज यही तीन, ये चार ग्राफ है, यही चारों चीज आपको समझना है, पूरा चैप्टर इसी के बेस पे है, ठीक है। सो कल हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।